हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक है, सब बढ़िया। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर चल रहा था जिसमें कई लेक्चर हो चुके थे। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में, और वहाँ पर आपको बताया था कोवैलेंसी क्या हो जाती थी और इससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट थे वो आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्चुअली में वो जो मॉडर्न थ्योरी मानी जाती थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमें एक्सप्लेन करती थी आखिर दो एटम्स आपस में बॉन्ड कैसे बनाते थे, क्या मकसद रहता था उनका। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये कहना था कि भाई जो अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि एटम है, एटम के साथ बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, कुछ पेयर्ड होंगे, कुछ अनपेयर्ड होंगे, कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी होंगे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये कहता था कि भाई जो अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वही एक दूसरे के क्या हो जाते थे, करीब आते थे, और वहां पर क्या करते, अपने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करते थे और अपने आप को पेयर करते थे, और जिसके दौरान वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। लेकिन मैंने आपको बताया था वहां पर जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही थी तो वहां पर अट्रैक्शन भी हो रहा था और रिपल्शन भी हो रहा था। अगर वहां पर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शंस को मैनेज कर ले जाता तब तो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर वहां पर अट्रैक्शंस वहां पर डोमिनेट नहीं कर पाता, वहां पर रिपल्शंस डोमिनेट कर जाता है, तो हम कहेंगे भाई बॉन्ड टिकेगा नहीं, वो तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर हुई थी। अब उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट और आगे चल रहा है, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमको काफी चीजें सीखनी है, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पर। तो ओवरलैपिंग तो उन्होंने बता दिया कि भाई अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करते थे। ये सारी कहानी हुई। तो ओवरलैपिंग के कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं वो सारी चीजें देखते हैं यहाँ पर, और क्या क्या चीजें हो सकती है आज वहां पर हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चले आते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करनी हो तो कैसे कैसे ओवरलैपिंग वहां पर हो सकती है, हम उसको ध्यान देते हैं यहाँ पर। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, याद रखना यहाँ पर टोटल 3 टाइप की ओवरलैपिंग आपको बताई जाती है। ठीक है, इसमें से एक होता है पॉजिटिव या फिर जिसको इन फेज ओवरलैपिंग कहते हैं, दूसरा नेगेटिव जिसको आउट फेज ओवरलैपिंग कहते हैं, और तीसरा जहां पर जीरो ओवरलैपिंग होती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर इनके एक एग्जांपल्स बताऊं, तो इसको अगर समझना है तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। अगर एस ऑर्बिटल्स की बात करते हैं जो आपको पता है स्फेरिकल होता है, ये इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पर चारों दिशाओं में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये हो, ठीक है, ऐसे एक्स वाई जेड जो भी एक्सिस होगी, सभी एक्सिस पे इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका इलेक्ट्रॉन। ये एस ऑर्बिट तभी तो स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस हो, सब में सेम सेम देखने को मिलता है। लेकिन अगर पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हमें पता है यहाँ पर ऐसे, अगर यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियस है मिडिल में, तो ऐसे आपको देखने को मिलता था। ये न्यूक्लियस है तो आप बताओ कि इसके एबव और इसके विलो देखने को मिलता था, और कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के एबव भी दिखती थी और इसके अलावा इधर उधर नहीं दिखती थी, एबव और बिलो आपको देखने को मिलती थी। जब एबव दिख रहा है तो हम इसमें से किसी एक फेज को कहते हैं पॉजिटिव फेज, और किसी जो बिलो है इसको नेगेटिव फेज कह देते हैं। इसको इस प्रकार से इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई एक वेव की तरह मोशन हो रहा है तो आपको पता है वेव ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी ऐसे होता है ना, ऐसे मेन पॉइंट से ये। तो ऊपर वाले को अगर हम पॉजिटिव फेज कह सकते हैं, नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो जाता है मैं आपको बताऊं। एस वाले में नहीं यूज होता है, एस में तो पूरा का पूरा तीनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। लेकिन जो पी और डी ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर हमें ये प्लस और माइनस की बात करते हैं। न्यूक्लियस के एबव है तो उसको आप चाहे प्लस मान लो, अगर उसको आप प्लस मानते हो तो विलो वाले को माइनस मानोगे, अगर ऊपर वाले को माइनस मान रहे तो नीचे वाले को आप माइनस मान लेते हो। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर मानोगे उसका उल्टा मानना है। एक एबव वाले को जो साइन माना उसका विलो वाले को उल्टा मानना, ऐसे ही। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग के जो 3 टाइप्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं, उसमें जो हमको नंबर 1 यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की जो हमें बात कर रहे हैं, या फिर जिसको मैंने कहा यहाँ पर इन फेज कहा गया है, मतलब सेम फेज। इन फेज का मतलब सेम फेज की बात आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर पॉजिटिव वाला, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है किसी पॉजिटिव वाले के साथ, तो ऑलवेज क्या होगा आपको पता है, वहां पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। या फिर नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से करे, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ऐसा कुछ हो जाए, मान लेते ये पी ऑर्बिटल्स है, उसका एक फेज पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, ये अगर एस वाले के साथ ओवरलैप करे तो ऐसे, और एस का भी ये कौन सा, ये पॉजिटिव वाला, इसको कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, एक पी ऑर्बिटल्स है ऐसे, और इसका एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक दूसरा वाला पी ऑर्बिटल है वो ऐसे, वो भी इससे ओवरलैपिंग करे, इसका प्लस ये माइनस। अगर प्लस वाला फेज प्लस वाले के साथ ओवरलैपिंग करे, और साथ ही साथ ऐसे नहीं कि प्लस प्लस वाला किया तभी पॉजिटिव, ये भी ध्यान देना वहां पर। अब बताओगे ऐसे भी हो सकता है, इसका नेगेटिव वाला, इसका भी कौन सा, नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाला। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, अगर सेम फेज वाले
सेम फेज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, किसी एक एटम का ऑर्बिटल पॉजिटिव वाला, किसी दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल पॉजिटिव वाला, दोनों आपस में मिले, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से मिले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पर इन फेज कहते हैं। चाहे इसको हम ऐसे लिखा है या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई। यहाँ पर ये मान लेते हैं इसको हम पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, एक दूसरा इसके साथ आता है ओवरलैप करने के लिए, अभी आगे आपको देखेंगे ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिले पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव के साथ करें, तो इन सभी को हम कहते हैं, आप बताओगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और इसी ओवरलैपिंग के दौरान ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाँ समझ में? तो क्या समझ में आया? जब सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग या फिर इन फेज ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो चलो, ये तो यहां पर हुआ। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर, जो मैंने आपको बताया वो होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग। दूसरे वाले को कौन सा नाम दे रहे? कह रहे वो नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, या फिर जिसको क्या बोलते हैं आउट फेज। एक तो ये इन था तो इसका उल्टा वहां पर कहता है आउट फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, आउट फेज ओवरलैपिंग की बात करता है, ऐसा कुछ हो जाता है। और यहां पर क्या होगा आप समझो। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि मान लेता हूं एक पी ऑर्बिटल ऐसे था, मैंने कहा भाई ये इसका क्या हो जाता है पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, है कि नहीं। फिर एक पी ऑर्बिटल से कह रहे चलो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते तुम्हारे साथ, लेकिन मैं अपना नेगेटिव वाला तुम्हारे साथ और पॉजिटिव वाला तुम्हारे नेगेटिव वाले के साथ करता हूं। तो बताओ अब आप क्या देख रहे हैं यहां पर, प्लस वाला माइनस वाला, माइनस वाला प्लस, मतलब आप देख रहे हैं कि एक का पॉजिटिव फेज दूसरे के नेगेटिव फेज से मिल रहा है, और एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव से मिल रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। और इसी वजह आपसे पूछा जाए कि इसकी वजह से कोई बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड नहीं बल्कि बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं, इसकी वजह से कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ऐसे यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर नेगेटिव वाला, यहाँ पर पॉजिटिव वाला, और किसी एस वाले से एस वाला हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा हो रहा है तो इसको भी कहाँ पर रखेंगे? नेगेटिव फेज या फिर आउट फेज। तो आपने क्या सीखा पॉजिटिव और नेगेटिव फेज से? बताओ। अगर सेम फेज, सेम ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव से ही मिले, नेगेटिव नेगेटिव से भी मिले तब भी उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। समझ में? और नेगेटिव ओवरलैपिंग मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव से मिल जाए तब नेगेटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ पर सेम फेज वाले आपस में चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव से मिल जाए तब भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव नेगेटिव से मिल रहा है तब भी ओवरलैपिंग। जैसे आपको लगता है यहाँ पर बताया तो नेगेटिव नेगेटिव से मिला तब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हाँ, अगर किसी एक का नेगेटिव का फेज दूसरा पॉजिटिव वाले फेज से मिल रहा है ऐसा कुछ, तो बताओगे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। ऐसा समझ में? तो चलो एक और बचता है उसको भी बताता हूँ मैं यहाँ पर, जीरो फेज। और जीरो फेज ओवरलैप में आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीरो ओवरलैप की बात करते हैं, जीरो ओवरलैप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं कि एक दूसरे से ओवरलैप कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, हमको लग रहा है हम लेके जा रहे उनके करें, लेकिन ओवरलैपिंग हो ही नहीं पा रही चीज, इसको कहते हो जीरो। यहां पर हो रही है लेकिन सही हिसाब से नहीं हो रही थी ना, नियम के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर हो तो रही थी लेकिन नेगेटिव ओवरलैपिंग थी। जीरो का मतलब हो ही नहीं पा रही। जैसे अगर मैं बताऊं यहां पर ऐसे हमारे पास पी ऑर्बिटल था, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक एस आकर के इनके साथ ओवरलैपिंग करना चाहता है ऐसे, और आपको पता है अगर इसको आना था तो ऐसे इस एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहां पर आकर के ओवरलैपिंग करता है, कुछ ऐसे करता है, तो वहां पर कहेंगे जीरो ओवरलैपिंग। और अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं यहां पर ये हमारे पास कोई ऐसे पी एक्स वाला ऑर्बिटल है इस एक्सिस पे, अब इनसे ओवरलैपिंग करने की उम्मीद जगा करके कौन आ रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं ऐसे वाई ऑर्बिटल्स वाला, कौन आ रहा है यहाँ पर, वाई, पी वाई। तो क्या ओवरलैपिंग हो पाएगी? मतलब एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे, तो कहां पर ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक ऑर्बिटल से नहीं मैच करेगा ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर भी इसको हम क्या बोलते हैं, अगर पी एक्स को पी वाई से कह रहे हैं कि ओवरलैप कराओ, क्या होगा? ओवरलैप नहीं होगा। तब क्या बोलेंगे उसको? कहेंगे तो जीरो ओवरलैप की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स की ओवरलैपिंग होंगी। सेम फेज मिले, चाहे प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, पॉजिटिव अपोजिट फेज मिल रहा है, ओवरलैप, ऑर्बिटल भी मैच कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग दिख रही साफ साफ, लेकिन वहां पर अपोजिट वाले मिल रहे हैं, आप बताओगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे, तो क्या बताओगे? जीरो ओवरलैपिंग। तीन टाइप की ओवरलैपिंग यहां पर थी, तो अब इसको यहां पर, ठीक है। ऐसे यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं, तो इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, जो भी आपको दिख रहा है यहां पर। पॉजिटिव ओवरलैप कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑन बॉन्डिंग सरफेस डायग्राम्स ओवरलैप सेम साइन एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। जैसे यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो आप बताएंगे माइनस प्लस प्लस से मिल रहा है। ठीक है, यहां पर प्लस प्लस से एक एस है, एक पी है, और यहां पर आपको क्या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और जीरो नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव साइन वन ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद नेगेटिव साइन, पता है
एक का पॉजिटिव दूसरे के ऑर्बिटल से नेगेटिव वाले साइन से मिल रहा है। अपोजिट साइन पॉजेसिंग ऑर्बिटल डेवलप एनर्जी इंक्रीज, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, इसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बॉन्ड नहीं बना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं बना। यहाँ पर देख रहे ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनता। तो ऐसा कुछ हुआ। चलो अब आते हैं यहाँ पर जीरो ओवरलैप की बात करते हैं। आउट ऑफ फेज ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन, डायरेक्शन एंड अप्रोच। बताओ कोई इधर से आके उसको ढूंढना चाहता है, कोई इधर से ऐसे जाके ढूंढ रहा है, तो कहाँ मिल पाएंगे एक दूसरे से। वो आपको बताया गया कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये हमारा एक है और यहाँ पर एक्स वाला जा करके कोई एस ऑर्बिटल जाके ओवरलैप करना चाहता, हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर पी एक्स है कि वाई एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो मिल ही नहीं पाएंगे। तो जीरो ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल होता है। तो ये 3 टाइप के ओवरलैपिंग हो सकता है। आपको कल को वहाँ पर ऐसे 3-4 स्ट्रक्चर से बना दिया जाए ऐसे ओवरलैपिंग, और आपसे पूछा इसमें से कितने जीरो ओवरलैपिंग है, कितने नेगेटिव ओवरलैपिंग है, फिर कितने पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, 2, 3, 4 ऐसा आपको वहाँ पर नंबर में पूछा जाए, ठीक है, अगर इस पे जाते हैं तो। चलो आते हैं यहाँ पर, अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि किस किस टाइप की ओवरलैपिंग से किस किस टाइप के बॉन्ड्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मेनली 2 बॉन्ड्स को पढ़ने वाले हैं अगर ओवरलैपिंग के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो एक होता है जिसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड और एक को कहेंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या हो जाता है, तभी बनता है जब वो क्या हो जाता है, जो उनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है। 2 ऑर्बिटल्स होंगे और दोनों ऑर्बिटल की अपनी एक एक्सिस होगी। अगर वो अपनी एक्सिस के ही एलोंग, जिस एक्सिस पे वो दोनों लोग हैं उसी एक्सिस पे ही उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आकर के मिल रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई यहाँ पर, कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड के लिए ऐसा भी हो सकता है एस और एस के साथ ही मिलकर बना ले, एक एस और एक पी आपस में मिला के बना दें। ऐसा भी हो सकता है 2 पी वाले भी बस ये रूल को फॉलो करें कि जो हमारी मदर एक्सिस है उसी एक्सिस पे ही जाकर के हम अपने ऑर्बिटल्स को मिलाएंगे, उसकी ओवरलैपिंग करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर ऑलवेज क्या हो जाएगा बताओगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो उनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, उनकी न्यूक्लियस की जो एक्सिस है, मिलाने वाली जो एक्सिस है, अगर उस पे जाकर के उनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है, किसी और जगह उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे अगर ओवरलैपिंग होगी, तो आप बताओ इसको पाई कहते हैं। कैसे होगा वो मैं आपको एक करके बताता हूँ। चलो यहाँ पर टॉपिक यही है हमारा। चलो इसको यहाँ पर ऐसे बताता हूँ, फिर अब वहाँ पर देखना। पहले टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हम सिग्मा बॉन्ड की बात करने वाले हैं। हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में समझने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के लिए हमेशा आपको पता है क्या ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। कौन सी ओवरलैपिंग भाई, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। या फिर आप इसको एक्सियल, क्या और नाम दे देते हैं भाई, इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। ऐसे कई नामों से हम उसको जान सकते हैं। मेन मुद्दा एक ही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये। इसमें कैसे कब कब आपको ये एक्सिस में देखने को मिलेगा, आप इसको समझो। ऐसा हो सकता है एस एस ओवरलैपिंग, और याद रखना एस एस ओवरलैपिंग ऑलवेज, अगर एस एस की ओवरलैपिंग करवा रहे हैं तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। जैसे यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल्स है, ये इसकी न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक दूसरा वाला है, ऐसा। मैंने कहा इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक अनपेयर्ड। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये बता रहा है, उसी के ही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये इन दोनों को मिलाने वाली एक एक्सिस है जिसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इसी एक्सिस पे क्या हो जाता है, अगर हम देख रहे हैं ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और क्या करें, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे कुछ होने वाला है ये, और यहाँ पर ये ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, और इसी एक्सिस पे ये दोनों आए, और आप देख रहे हैं अब दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपको क्या देखने को, ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस, इसी के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियस दूर दूर और बीच में कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों न्यूक्लियस को बांध करके रखा है। ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिल रही है बिटवीन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी भाई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद रखना, इसकी वजह से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बोलना होता है। ऐसा सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। एक दूसरा तरीका कह रहे भाई अगर एस वाला पी वाले से मिल जाए, ये भी ऑलवेज, अगर एस और पी ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज सिग्मा ही बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है, अब इनके पास कोई पी ऑर्बिटल्स आ रहा है ऐसे ऐसे, और यहाँ पर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और मैंने कहा
पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये है, इनका यहाँ पर ये है, इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है वो ये है, इसी लाइन पे आकर के ये ओवरलैप कर रहे हैं। और याद रखना यहाँ पर तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, और यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन इनका एक इलेक्ट्रॉन इनका, तो बताओगे भाई यहीं पर हमें दिखेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां पर भी आपको सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ दिखे। तीसरा जो इंटरेस्टिंग है, इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपको कभी भी एस और पी एस एस मिलेगा तो इसमें कोई संदेह ही नहीं कि सिग्मा बनेगा पाई, ये वाला आपको ध्यान देना है। यहां पर अगर हम पी पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, पी और पी ऑर्बिटल इनको टारगेट दे दिया, भाई देखो तुम्हें सिग्मा बॉन्ड बनाना है, कह रहे अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना तो एक ही कंडीशन पे बन सकता है, वो कौन सा, कह रहे कि जब हम एक दूसरे के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही ओवरलैपिंग करेंगे तब। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक पी ऑर्बिटल्स था और यहां पर एक पी ऑर्बिटल्स था ऐसे, और जब यहां पर ये पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ। अच्छा, इनका न्यूक्लियस कौन है, यहां पर बैठा कौन है न्यूक्लियस, यहां पर एक ऐसी लाइन अगर आपसे कह दिया जाए खींच के दिखाओ जो दोनों न्यूक्लियस को टच करे, तो आप बताओगे भाई यही होगी, इसके अलावा ऐसा थोड़ी नहीं, इससे जाओगे कहाँ, इसको टच करे दूसरे को नहीं, ऐसे जाओगे नहीं। तो ये होते ही इसी को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और ये अगर मैं आपको कह दूं यहाँ पर जो भी एक्सिस है इनकी, मान लेते ये पी जेड है, ऐसा एक पल के लिए, अगर ये पी जेड है, ये पी जेड है, और ये कौन सी एक्सिस है, आपको पता है जेड एक्सिस है, तो इसी एक्सिस पे ही आकर के क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे भाई ये ओवरलैपिंग जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें देखने को मिल रही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसके दौरान क्या बनेगा, सिग्मा। तो कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड बनने के 3 तरीके होंगे, ठीक है। जब भी एस एस की बात होगी तो आपको पता है ओवरलैपिंग, ऑलवेज बिना किसी संदेह के अगर ओवरलैपिंग हो गई है तो याद रखना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, क्योंकि तीनों 3 डायमेंशन में बिखरा होता है, तो हमेशा किसी भी एक्सिस से, चाहे ऊपर से आए नीचे से आए, यहाँ पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि अगर ऐसे आएगा तब भी यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगी यहाँ पर, तो दोनों के एक्सिस सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे ही ओवरलैपिंग करेगी, क्योंकि दोनों का सेमी स्फेरिकल है। कभी भी आएंगे आप लाइन खींचेंगे, दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे के सेम ही लाइन पे होगा। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं एस और पी, आपको पता है कि अगर ऐसे ओवरलैपिंग करके अगर ऊपर से आता तब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुई, तब भी दोनों के न्यूक्लियस मैच करते हैं, ऐसे जा रहे हैं तब भी दोनों के न्यूक्लियस सेम लाइन पे आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना पीबी में, क्योंकि पीबी में अगर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये इनका एक्सिस था, मैंने कहा अगर मान लेते हैं एक पल के लिए इसको पी जेड ऑर्बिटल्स मानता हूँ, और पी जेड का मतलब क्या हो जाता है, जब जेड एक्सिस पे, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई भी ये जेड एक्सिस है, तो पी जेड ऑर्बिटल ऐसे ही तो आपको मिलेगा वहां पर जेड एक्सिस पे। तो यहाँ पर पी जेड का अगर ऐसा एक एग्जाम्पल मान रहा हो, तब बताओगे यहाँ पर ये इनकी मदर एक्सिस होगी, और दोनों उसी एक्सिस पे ही आकर के हाथ बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जाकर के ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर तरीका था सिग्मा बॉन्ड बनाने का। तो चलो ठीक है, अब मैं आपको पाई बॉन्ड्स का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करता हूँ, ठीक है। पाई बॉन्ड्स हमेशा याद रखना, ये क्या हो जाता है यहाँ पर, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग सही क्या हो जाएगा वहां पर, अब बताओगे पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। कौन सी ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। चलो यहां पर देखते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहां पर बनता है, तो यहां पर हम लोग ध्यान देने वाले क्या होगा। सबसे पहले कह रहा है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा, पहले तो कंडीशन बता दो, जब पी के साथ भी हो सकता है, पी डी के साथ ओवरलैपिंग करके, वो भी साइड वाइज करेगा, हेड ऑन नहीं भाई, साइड वाइज करेगा तभी। और यहां पर आप बताओगे डी से डी के साथ, तभी आप बताओगे वहां पर क्या आपको देखने को मिल जाएगा। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग पी, कोई भी पी किसी पी के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो ऑलवेज पाई बॉन्ड। पी किसी डी के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है तो पाई बॉन्ड, डी डी के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है वो भी साइड वाइज, तो आप बताओगे पाई बॉन्ड्स बनता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान देना, मैं अगर यहां पर ऐसा ले लेता हूं, एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऑर्बिटल और ले लेते हैं यहां पर ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये ऑर्बिटल्स हैं। और ध्यान से समझना, अगर एक एग्जांपल मैं मान लेता हूं,
आपको अगर मैं कह दूं ये हमारा क्या हो जाता है कि ये आपको पता है जिस एक्सिस पे होगा वही ऑर्बिटल होगा p वाला। अगर मैं कह रहा हूँ px है तो ये भी क्या है px है। आपको पता है इसको px, क्योंकि अगर मैंने इसको कहा ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पे जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी वो कोई और नहीं हो, कौन होगा, px ऑर्बिटल्स होगा। अच्छा ये px है, अगर ये px है तो ये कोई और एक्सिस होगी, बताओ ये तो होगा, ये क्या हो जाता है यहाँ पर, आप बताओगे y होगा या फिर z होगा, यही तो होगा, y होगा या फिर z होगा। तो अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको बोलेंगे, जहां पर दोनों के न्यूक्लियस मैच करे, ये इनका न्यूक्लियस, बताओ क्या ये एक्स एक्सिस पे मैच कर रहे हैं, नहीं। अब बताओगे यहां पर ये और ये किसी और एक्सिस पे, आपको पता है एक्सिस 3 ही होती है, एक्स वाला ये लेके बैठे हैं, यहाँ पर ये एक्स है, ठीक है, एक्स वाला ये लेकर के बैठे हैं, तो अब आपको पता है कि वहां पर क्या हो जाएगा, एक्स वाला ये लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब ये जो एक्सिस होगी आप बताओगे या तो वाई होगी या तो जेड एक्सिस। अगर इस एक्सिस पे आते हैं, ठीक है, और आपको देख रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर उनका एक्स और वाई है और उस पे जा करके वो क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर मैं बनाऊं ऐसे, ऐसे ये एक्सिस क्या हो सकती है बताओ फिर से एक बार। अगर मैंने कहा ये कौन सा है हमारा, यहाँ पर एक्स एक्स है, पी एक्स है, तो मतलब ये भी क्या हो जाता है आपका पी एक्स है, और इन दोनों को एक्सिस को मिलाने वाली लाइन ये या तो वाई होगी या फिर जेड। और यहीं पर आप बताओगे कि अगर उनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देख करके हम बता देंगे कि क्या है, तो हम बता देंगे वो साइड वाइज बन रहा है ओवर, आप बताओगे हेड ऑन, तो बताओगे यहाँ पर हम देख रहे हैं पी एक्स जिनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एक्स है या तो जेड है, तो उस पर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, ऑलवेज यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा बताओगे वो पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड। ये इनका न्यूक्लियस रहा, ठीक है, और आप देख रहे हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैच कर रही है, ये ऑर्बिटल ऊपर और नीचे मैच कर रहा है, तो ऊपर और नीचे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर देखने को मिलता है, इसलिए इसको कभी कभार ऐसे भी दिखा दिया जाता है, कहा जाएगा भाई ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पर न्यूक्लियस के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा कुछ वहां पर बना दिया जाता है। और ऐसे अगर मैं आपको अगला एग्जाम्पल एक और दिखाऊं अच्छे से यहाँ पर समझना, मान लेते हैं पी वाई है, फिर से यहाँ पर कह रहे एक पी वाई ऑर्बिटल्स है, ठीक है, एक दूसरा पी वाई है, ठीक है, ये कौन सा है पी वाई और ये पी वाई है, ठीक है, पी वाई, बताओ पी वाई है, मतलब ये जो ऊपर नीचे एक्सिस है वो कौन सी होगी, वाई। अगर मैं कह दूं तब ये कौन सी एक्सिस है, जहां पर इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये कौन सी एक्सिस है बताओ, या फिर कौन सी एक्सिस हो सकती है, आप बताओगे वाई तो नहीं, ये तो कंफर्म है, ये वाई तो नहीं, ये कंफर्म है, क्योंकि वाई तो ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वाई है, तो ये वाली एक्सिस क्या हो सकता है, अगर ये वाई है तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये एक्स हो सकता है और जेड। जब वाई वाई एक दूसरे से मिल रहे हैं, वाई और पी वाई एक दूसरे से मिल रहे हैं, और लेकिन उनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन है, एक्स और जेड, या फिर एक्स हो या फिर जेड हो, तो ऑलवेज क्या बनाएंगे वहां पर पाई बॉन्ड्स, और वहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और आप बताओगे ऐसे, ये आप बताओगे यहां पर बताओ ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड, पाई, ऐसे। अगर ऐसे में कह दूं कि भाई ये कौन सा ऑर्बिटल है, मान लेते हैं उसको कहते हैं ये पी जेड है, मतलब कि जेड एक्सिस पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक और पी जेड उठा लेते ऐसे, पी जेड, तो बताओ ये इसकी कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, अब बताओ या तो एक्स होगी या फिर वाई। अगर पी जेड जिनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स या फिर वाई है, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और यहां पर आप बताओगे ऐसे ऐसे, यहां पर वो बनेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है और ये आपके जेड वाले हैं, तो यहां पर आप बताओगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर नीचे दिख रही है, इसकी वजह से साइड वाइज ओवरलैपिंग इसको कहते हैं पाई बॉन्ड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है, इसीलिए जो पाई बॉन्ड इफेक्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर यहां पर मिल रहे हैं एक दूसरे से ऊपर नीचे, तो ऐसा कुछ यहां पर होता है, आया समझ में। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड्स। चलो यहीं पर कुछ और चीजें देखते हैं, अब इसको समराइज करते हैं, ऐसे ही मैं आपको बताऊं। अगर कभी आपसे कह दिया जाए पी एक्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि एक्स पी एक्स के साथ ही करेगा, पी वाई के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी एक्सिस अलग है, उनकी अलग है, ठीक है, पी जेड से ही ओवरलैपिंग कर सकता है, हम केवल पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, डी में नहीं जा रहे, ठीक है।
अगर पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग करे, पी जेड के साथ कर सकता है, और पी वाई से कर सकता है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं पी एक्स के कर रहा है और वो भी इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां पर जो मैं लिखूंगा एरो पर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। अगर उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे पहले से ही थे और उनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन जो है वो एक्स है, तो यहां पर ऑलवेज क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। आया भाई समझ में? चलो अब ऐसे अगर मैं यहां पर एक और बताऊं, पी एक्स है, उनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उन दोनों के न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन वाई है, तो कौन सा बॉन्ड वहां पर बनाएंगे बताओगे? वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के पाई बॉन्ड बनाएंगे। और ये अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर पी एक्स है और वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो उनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो आप बताओगे वहां पर पाई बॉन्ड। जैसे देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं ऐसे, आप समझ लेना ये एक्स एक्सिस है, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है और एक यहीं पे डायरेक्ट ओवरलैपिंग करा दूंगा, ठीक है। ऐसे इनका ये न्यूक्लियस, अगर मैंने कहा ये पी एक्स है, ठीक है, ये है, ये भी पी एक्स है, इन दोनों की न्यूक्लियस ये और ये, इनको मिलाने वाली लाइन कौन सी है, ये। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी लाइन पे देखने को मिल रहा है, उसी लाइन पे क्या इनका न्यूक्लियस भी मैच कर गया। ये एक्स एक्सिस था, आप मान के चलो एक्स एक्सिस, इस पे मिला तो आप ऑलवेज कहोगे क्या बन रहा है, सिग्मा। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसा कह दूं कि पी एक्स का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है, मतलब हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे है और यहां पर ऐसे ओवरलैपिंग। भाई अगर मैंने कहा ये पी एक्स है, पी एक्स मतलब ये तो इनकी एक्सिस ऊपर नीचे है, तो ये जो ये वाली एक्सिस होगी आपको पता है वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दोनों लाइन को मिलाने वाली जो लाइन है दोनों के न्यूक्लियस को, वो एक्स तो 100% नहीं होगी, अगर वाई है तो आप बताओगे ये इसका मतलब ऐसे ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर वही सेम चीज, ठीक है, ऐसे बनाया यहाँ पर, ठीक है। और आपको बताया अगर हमने कहा भाई ये एक्स वाले लोग हैं तो और ये जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन एक्स है, जेड है, तो बताओगे पाई। तो ऐसा आप बना सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने समझाया, इसके साथ ऐसे आप जब पी वाई, भाई साहब पी वाई से ओवरलैपिंग करे, तो ये जो मैं एरो पर लिख रहा हूँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर वो इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई ही है तो सेम इस टाइप का बताओ कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। अगर वो किस पे मिल रहे हैं, जेड पे, तो पाई। वो किस पे मिल रहे हैं, एक्स पे, तो पाई। ऐसे जेड वाले से अगर बात कर ले, पी जेड, ठीक है, ये आपस में जब मिलेंगे तो, और वहां पर कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस पे, तो सिग्मा। इसके अलावा वाई पे मिले तो पाई, मतलब मिलने का मतलब हम कह रहे हैं कि उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर एक्स पे अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उनका एक्स पाया गया तो बताओगे पाई, जेड ही पाया गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो सिग्मा, वाई और उसके अलावा बची हुई एक्सिस पे पाया गया तो आप बताओगे पाई हो सकता है। तो ऐसे एक कन्वर्जन आपको याद रखना, कभी अगर थोड़ा सा डीप जाते हैं तो, वैसे इतना जाते नहीं लेकिन आपको अपने लिए याद रखना है। चलो अब आते हैं यहाँ पर टॉपिक पे, जो मैंने आपको समझाया अब यहाँ पर रीड करेंगे। कह रहे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। द कोवैलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। पहला एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक कोवैलेंट से, और दूसरा एक पाई कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, और आपको यहाँ पर कहता है कि सिग्मा बॉन्ड्स, और सिग्मा बॉन्ड में अगर बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैप ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसलिए मैंने कहा इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कह दिया जाता है। एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर SS ओवरलैपिंग, इन दिस केस देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये एक s ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर ये एक s ऑर्बिटल है, और ये क्या कर रहे हैं, इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपस में जाकर के ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं इनके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में दिखेगा, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा, SS के मिलने की वजह से। चलो अगला जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो कौन सा होगा, SP ओवरलैपिंग। और कह रहे हैं कि SP ओवरलैपिंग की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर्स बिटवीन द हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम्स एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर एटम्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास एक s ऑर्बिटल, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस होगा, और एक p ऑर्बिटल्स है ऐसे, इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जब ये है इनका, इनकी और इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन इंटरन्यूक्लियर, इसी पे आकर के ओवरलैप कर रहे हैं,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे, तो इनके बीच में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो sp ओवरलैपिंग की वजह से बना। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं pp ओवरलैपिंग। और जब हम pp ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो मैंने कहा कि दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक प्लेस बिटवीन टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, और सबसे अच्छी बात है, और टू अप्रोचिंग एटम्स। और इसमें मैंने कहा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में सारी घटना घटनी चाहिए। जैसे अभी आपको बताया वहां पर ऐसे एक p ऑर्बिटल्स है, एक ऐसे दूसरा p ऑर्बिटल्स है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं ऐसे, दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही आकर के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही देखने को मिल रहा है। तो कहेंगे भाई यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब आते हैं और देखते हैं पाई बॉन्ड्स की अगर बात करते हैं तो आपको बताता है कि पाई बॉन्ड्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन्स पैरेलल। उनकी जो एक्सिस होगी एक दूसरे के पैरेलल होती, ठीक है, टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो वहां पर जैसे पी का पी के साथ, पी का डी के साथ, डी का डी के साथ, इस टाइप की वहां पर ओवरलैपिंग्स होंगी। तो अब यहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात आती है, तो मैंने अभी आपको बताया यहां पर, जैसे आपको यही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर यहां पर हम एक p ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, ठीक है, एक p ऑर्बिटल्स और ले लेते हैं ऐसे, और मैंने कहा ये कुछ और एक्सिस पे है, ठीक है, ये जो एक्सिस होगी उसी एक्सिस का ये ऑर्बिटल्स p वाला माना जाएगा, उसका अपोजिट यहां पर होगा, और इसी एक्सिस पे आकर के यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इनका कुछ और होगा, इस ऑर्बिटल की मेन एक्सिस कुछ और है, और इसी पे आकर के ये लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो बताओगे ओवरलैपिंग कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिग्मा ने क्या बनाएंगे, वहां पर पाई बॉन्ड्स। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ और थी, इनकी एक्सिस कुछ और थी, ठीक है। तो यहाँ पर बताओगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, और यहाँ पर ऑलवेज क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और क्या मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, कह रहे पाई बॉन्ड्स नेवर फॉर्म अलोन, इट ऑलवेज फॉर्म विद सिग्मा बॉन्ड। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि पाई बॉन्ड्स कभी अकेले बनेगा नहीं, पहले सिग्मा बन जाएगा तब जाकर के पाई बॉन्ड्स बनते हैं। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहे हैं, लेकिन आगे कभी हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो कहता है ऐसा भी हो सकता है बिना सिग्मा बने पाई बन जाए, है कि नहीं। बिना सिग्मा बने क्या हो सकता है, वहां पाई बन सकता है, जैसे C2 मॉलिक्यूल्स आपने सुना होगा, अभी आगे दिखेगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर ध्यान देनी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन जो हम नॉर्मली वे में ऐसा बात करते हैं तो हम हमेशा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही लेकर के बोलते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर कहता है कि पाई बॉन्ड्स नेवर फॉर्म अलोन, इट ऑलवेज फॉर्म विद सिग्मा बॉन्ड्स। अब बताओ जैसे N2 मॉलिक्यूल्स में आपको पता है एक सिग्मा फिर दो पाई पाई आते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा इनके हिसाब से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि पाई बन जाए अभी सिग्मा बना ही नहीं, ऐसा नहीं हो। किसके हिसाब से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन और मैं आपको यहाँ पर ऐड कराता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड के कई स्ट्रेंथ हो सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड PP ओवरलैपिंग से भी बना, SP ओवरलैपिंग से भी बना और SS से बना है। और याद रखना यहां पर हम हर कोई इसको ध्यान देगा, जो PP ओवरलैपिंग से बनता है वो सबसे ज्यादा, सिग्मा की ही बात कर रही हूं, पाई बॉन्ड की नहीं बात कर रहा हूं। PP ओवरलैपिंग जो सिग्मा बनता है वो ज्यादा मजबूत होगा, उसके बाद यहाँ पर SP वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद SS हो जाता है। देखो होता इसलिए है, अगर P ओवरलैपिंग की बात करते हैं, PP ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, होता क्या है ना, इनका जो इलेक्ट्रॉन है, जिसे मान लेते हैं मैंने कहा ये Z एक्सिस है, ये Z वाले होंगे, मतलब ये PZ ऐसा मान लेते हैं PZ, और ये एक्सिस कौन सी होगी तब, Z वाली। तो ये क्या हो जाता है, इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल Z एक्सिस पे ही बिखरा था, पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Z एक्सिस पे ही बिखरी थी, और जब वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी अच्छी ओवरलैपिंग होती है। और जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर S और P की बात करते हैं, ये S वाला था और मान लेते हैं यहाँ पर कोई P वाला आया। अब S की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इस बात का ध्यान देना, वो केवल एक पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस में नहीं बिखरी थी, कि मान लेते हैं जैसे मैंने कहा ये Z है, तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मानते हैं इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है और Z PZ ऐसा मान लेता हूँ। तो अब आपको एक बात का ध्यान देना है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों दिशाओं में, X पे भी बिखरी थी, Y पे भी बिखरी थी और Z पे भी बिखरी है वहां पर। लेकिन यहाँ पर P वाला कह रहे मैं तो अपना पूरा समेट के केवल Z एक्सिस पे ही लेके चल रहा हूँ।
इसलिए इनका सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ चारों दिशाओं में है, तो इसलिए यहाँ पर उतनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। ऐसे एस एस का भी जब हम देखेंगे तो वहां पर भी यही सेम होगा, ये तो चारों दिशाओं में बिखरा है और किसी एक एक्सिस के अलावा अगर देखेंगे तो उतनी अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैच नहीं कर पाएगी। इसलिए याद रखना, ये जो आपको बताया जा रहा है, मैं केवल सिग्मा बॉन्ड की ही बात कर रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड में अगर स्ट्रेंथ देखनी है तो पीपी सबसे ज्यादा, फिर एसपी, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, एसएस के आएगा, कि हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पीपी ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड के दौरान अलोंग द एक्सिस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल एक ही एक्सिस पे ही तो बिखरी। यहाँ पर एस वाला जब आ जाएगा, एस वाला कहता है थोड़ा सा तुम्हारे साथ कर लेंगे और थोड़ा इधर उधर घुमाते रहेंगे, और यहाँ पर कहता है थोड़ा इधर उधर। इसीलिए क्या हो जाता है कि ऐसा होता है कि सबसे अच्छी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब एक काफी हद तक जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी पीपी में, फिर एसपी में, फिर एस। इस सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही, ठीक है, इसको नोट करना वहां पर। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अब यहां पर हम एक दूसरे से, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पीपी, एसपी, एसएस बताया वो केवल सिग्मा के लिए था। अब यहां पर तो आपको बताया हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑलवेज ज्यादा एक्सटेंट में होगा एक साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्योंकि न्यूक्लियस तो इधर है, वो साइड में आकर के ओवरलैपिंग करे, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। लेकिन एक हेड ऑन ओवरलैपिंग वहां पर क्या होता है, एक बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है। इसलिए हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा तो मजबूत बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई तो ऑलवेज वीक बॉन्ड होता है। अगर इन दोनों का आपस में कंपेरिजन करें तो सिग्मा मजबूत और पाई वीक होता है। तो आते देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कह रहे हैं बेसिकली हमेशा जो स्ट्रेंथ होता है बॉन्ड का, कितनी अच्छी मजबूती होगी उस बॉन्ड में, वो तो उसके ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और बताया गया इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्या हो जाता है, एक लार्ज एक्सटेंट, काफी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर देन एंड कंपेयर टू पाई बॉन्ड्स। सिग्मा को आगे कर दिया गया, कह रहा है भाई अच्छी ओवरलैपिंग होती है वहां पर। तो नेक्स्ट यहां पर पाई बॉन्ड्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं, कह रहे हैं इन केस ऑफ पाई बॉन्ड्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बड़ा कम होता है। क्यों, हेंस इट इज अ वीकर, ठीक है, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और फिर कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड। और ये भी हमें ध्यान देना है, दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड तब बनेगा जब उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। तो पाई बॉन्ड्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। जब एक से ज्यादा, दो एटम के बीच में जब एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड्स होगा। एक से ज्यादा मतलब चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, दो एटम्स के बीच में तभी वहां पर पाई बॉन्ड्स आता है। जैसे कि जैसा आपको पता ही होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए और ए के बीच, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, तो आप बताओ ये सिग्मा ही है। अगर इनके बीच में दो बॉन्ड आया तब आप कहेंगे भाई एक सिग्मा है और एक पाई है। और अगर इनके बीच में तीन बॉन्ड आ गया तो अब आप बताओगे यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 2 पाई। मतलब पहले भी पाई एक सिग्मा एक ही था, एक बॉन्ड और बना तब भी सिग्मा एक ही है, तीन एक बॉन्ड और बढ़ गया यहाँ पर। मतलब दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितने सिग्मा हो सकते हैं, एक। इसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे सबके सब क्या होंगे, पाई बॉन्ड हो सकते हैं। समझ में, तो ऐसा कुछ वहां पर होता है। और एक कन्वर्जन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगर कभी ऐसा ना बताया कि वो कौन से पी ऑर्बिटल्स तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है कि नहीं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर हमसे ऐसा कुछ ना बताया वहां पर कौन सी एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उनकी क्या है, ऐसा कुछ भी ना बताए, तो हमेशा इस बात का ध्यान देना कि अगर हमसे बोला जाए ऐसा कौन सा पी वाला ऑर्बिटल जो मैक्सिमम हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, तो ऐसा कन्वर्जन मान लिया जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कब सच में वहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, कब वहां पर साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी। लेकिन एक कन्वर्जन के हिसाब से ऐसा मान लिया जाता है कि जो पी जेड, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ना वहां पर पी ऑर्बिटल्स में, तो ऐसा कहा जाता है जो पी जेड ही क्या कर जाते हैं वहां पर मेनली अपने एक्सिस पे ओवरलैपिंग करते हैं, वो कौन सा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेकिन मैंने ऐसा कहा कि याद रखना, अगर कल को कहा जाए कि पी जेड का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, एक्स है, वाई है, तो कौन सा, पाई बॉन्ड्स। लेकिन क्या पी जेड की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग का कौन सा है, जेड ही एक्सिस है, तो आप बताओगे सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हमें वहां पर एक्सिस वगैरह पूरी कहानी ना बताए, अगर पी एक्स, पी वाई, पी जेड में से हमें एक सेलेक्ट करना है कि कौन सिग्मा बनाएगा, तो और हमारे पास एक ऑप्शन टिक करना था, हम किसको टिक करेंगे, पी जेड को। ठीक है, मैं यही बताना चाहता था कि अगर कभी ऐसा आ जाए तो वहां पर मैं एक टिक करके बताओ पी एक्स, पी वाई, पी जेड में कौन ऐसा है जो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर कोई और नहीं, कौन है वहां पर, पी जेड। अगर एक सिलेक्ट करना है, लेकिन हर कोई बना सकता है, वो तो उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आते क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिलता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है।
चलो ये रहा क्वेश्चन। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स आफ्टर ओवरलैपिंग। एस और एस मिलकर के क्या करेगा, सिग्मा, सही है। एस और पी जेड, मैंने कहा कि कौन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो पी जेड वाले, सही है। तो पी जेड भी मिलकर क्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो पी एक्स ऐसा माना जाता है कि इनका जो ओवरलैपिंग का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो या तो क्या हो जाता है, वाई होता है, या फिर वो जेड होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है इनका, तो वाई या फिर जेड होता है। इसलिए एक सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर ये करते हैं, लेकिन आपको पूरी कहानी बताया, मैंने आपको बताया। फिर कह रहे हैं एस ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता था, एस पी जेड से कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जेड जेड ओवरलैपिंग से कैसे सिग्मा बॉन्ड पड़ेगा, पी एक्स से कैसे वाई अब को दिखा वहां पर पाई बॉन्ड्स बनेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई वहां पर। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कह रहे विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज सोन बाय पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है कि फिर से आपको वही करना है कि मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि हम ऐसा कन्वर्जन मान के चलते हैं जब हमें पास कोई और बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं है। उनके पी जेड सिग्मा बनाएगा ऐसे, पी एक्स क्या करेगा वहां पर पाई, और पी वाई क्या बनाएगा वहां पर पाई, ठीक है। ऐसा ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन वहां पर सब मान लिया जाता है अगर ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देता। तो इसीलिए अगर बात करता है कि विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज सोन बाय पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल्स, अब बताओ कि आपको बताया इसमें से केवल पी जेड ऐसा माना जाता है, सिग्मा बनाते हैं, इसके अलावा दोनों लोग क्या बनाते हैं, पाई। तो अगर ये बनाएगा तो एक सिग्मा बनेगा, मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग इसको, और यहाँ पर ये दो, इसको क्या बोलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। पहला ऑप्शन कहता है दो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो सिग्मा हो ही नहीं सकता, बातें खत्म। और एक साइड वाइज कह रहे हैं दो साइड वाइज एंड वन एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब बताओगे ये सही बोल रहे हैं, दो साइड वाइज पी एक्स पी वाई की वजह से और यहाँ पर पी जेड की वजह से एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। ऐसा कुछ हुआ, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म बाय, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपको पता है ये O2 क्या होगा, दो बॉन्ड, एक क्या हो जाएगा इसमें आपको पता है पाई, और दूसरा क्या हो जाता है सिग्मा। पाई कैसे बना होगा, साइड वाइज, और सिग्मा कैसे बना होगा, हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। तो चलो देखते हैं। कह रहे हैं वन एक्सियल एसएस ओवरलैपिंग, वन पीपी एक्सियल, इसको भी बोल रहा है, हो ही गया। अब बताओ क्या ऑप्शंस। और अगला बोल रहा है टू पीपी एक्सियल, नहीं दोनों, क्योंकि एक सिग्मा चाहिए ना, दोनों एक्सियल हो जाएंगे तो दो सिग्मा हो जाएगा। टू पीपी साइड वाइज, ये भी गया। कह रहे हैं वन पीपी एक्सियल, मतलब एक्सियल मतलब हेड ऑन, एंड वन पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब बताओ ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। एसिटाइलिन आपको पता क्या हो जाता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH ना। ये कह रहे दो एटम के बीच में यहाँ पर कार्बन बीच में कितना बॉन्ड आपको दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो आप बताओगे वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स होगा, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होंगे, तो बताओगे वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स, ऐसा आपको देखने को मिले। चलो अब यहीं पर एक और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नाम है हाइब्रिडाइजेशंस। और अगर हाइब्रिडाइजेशंस की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हाइब्रिडाइजेशंस होता क्या है। पहले तो बात हम लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, एक हाइपोथेसिस मानी जाती है, रियल में होगा कि नहीं होता ये पता नहीं, लेकिन एक हाइपोथेसिस ऐसा मान लिया जाता है। होता क्या है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड्स या फिर कोई भी एक सेंट्रल मेटल है हमारा ना, या फिर सेंट्रल एटम, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है। तो बॉन्ड बनाने से पहले क्या कर जाता है कि उसके कुछ ऑर्बिटल्स होंगे जो बॉन्ड बनाना चाहेंगे, क्योंकि अभी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रहा है। तो कह रहा था भाई अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, वापस में वहां पर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी भी एटम का जो ऑर्बिटल्स होता है, दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पहले क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वो ऑर्बिटल आपको पता है हो सकते हैं अलग अलग शेप के हों, ठीक है, उनकी एनर्जी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो, लेकिन कोशिश रहता है कि लगभग सेम एनर्जी के आसपास के ऑर्बिटल्स हो। अब क्या हो जाता है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपस में मिल करके क्या करते हैं, नए ऑर्बिटल्स को जन्म देंगे। क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल्स को जन्म देंगे। इस नए ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, थोड़ा सा बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे,
जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि मान लेते कोई एक एटम था, उसके पास एक s ऑर्बिटल था और एक p ऑर्बिटल। इन्होंने काम किया पता है, इन दोनों ऑर्बिटल्स को मिला दिया, मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हम लोग के पास क्या हो जाता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि कई लोग थे, उनको मिला करके एक नई चीज बनाई गई। मिक्सिंग का मतलब ये होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिड चीजें बना दी जाती है। वही आपको बताएगा, कोई एक एटम था, उसके पास एस नाम का एक ऑर्बिटल था, एक पी नाम का ऑर्बिटल था। कितने ऑर्बिटल्स हुए? 2 ऑर्बिटल्स। इनको लिया गया और वहां पर क्या हो जाता है कि इनको मिला करके 2 नए ऑर्बिटल्स बनाए गए। वो क्या हो जाएगा? sp एंड sp। ये 2 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। क्या हो जाता है? sp sp नाम के। तो जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं उतने ही क्या हो जाएंगे? नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेकिन ये जो था, अब बताओ ये कौन सा है? अब बताओ, ये तो भाई साहब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। लेकिन अब यहां पर जो ऑर्बिटल्स बनेंगे इनको कहेंगे अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं पता है? एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर हो सकता है। तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जितना काम भर का आता है उसको देखते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं, और याद रखना अगर एक s है और एक p है, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं तो नए भी कितने बनेंगे? ये 2 ऑर्बिटल्स। ये 2 ऑर्बिटल्स बनाएगा और इन 2 नए ऑर्बिटल्स को भी हम क्या करते हैं वहां पर sp sp नाम से जानेंगे। याद रखना जितने ऑर्बिटल्स मिले हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे कि मैं मान लूँ यहाँ पर हम लोग ऐसा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाता है, एक पाइनएप्पल का जूस है और एक मान लेते हैं वहां पर अनार का। ठीक है, ऐसे कुछ वहां पर ले लेते हैं। अब क्या कर देते हैं, एक ग्लास उसका है और एक ग्लास इनका है। अब दोनों अलग अलग है, ठीक है, स्वाद भी अलग होगा। लेकिन एक काम करते हैं, अब दोनों को मिला लेते हैं। मिला लिया, तो अब मिला लिया, अब वहां पर क्या हो जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। अच्छा, हमने कितना गिलास मिलाया? एक ग्लास पाइनएप्पल का, एक अनार वाला मिला लिया। ठीक है, 2 हो गए। अब वहां पर 2 ग्लास हमने मिलाया। अब आपको पता है, अब उसको अगर फिर उसी ग्लास में पलटे तो कितने ग्लास हो जाएंगे? 2। मतलब जितने आपने ग्लास वहां पर मिलाए उतने ही नए ग्लास आपको मिल रहे हैं, है कि नहीं? इसका मतलब जितने ऑर्बिटल, हमने 2 ऑर्बिटल्स लिया है तो नए कितने हैं? 2 ही ऑर्बिटल्स मिलेंगे। लेकिन अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माने जाएंगे। दोनों ऑर्बिटल्स का नाम क्या हो जाएगा? अब बताओ कि यहाँ पर sp sp हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, एक s लिया और क्या करते हैं वहां पर 2 p ऑर्बिटल्स लिया। क्या लेते हैं? 2 p ऑर्बिटल्स। टोटल कितने ऑर्बिटल्स? 1 2 3 यूज किए। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसे कुछ हो जाता है। चलो ऐसे अगर मैं बना दूं, एक s लिया और 2 क्या ले लेते हैं? p। ऐसा समझाने के लिए, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, ये तो अब ये मिल गए। अब मिल करके क्या करेंगे? 3 लोग मिले ना, 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऐसे 3 नए ऑर्बिटल्स बने और इन ऑर्बिटल्स को अब यहां पर क्या बोलेंगे? कहेंगे एक s वाला था, 2 p वाले थे। s वाला को पता है स्फेरिकल होता है, p वाला क्या हो जाता है? डंबल शेप का होता है। इनको मिला करके नए ऑर्बिटल्स तैयार किए गए और इसी को हम कहेंगे ये तो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या हो जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और यहां पर पता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और यहां पर जो हाइब्रिडेशन हुआ, अगर पूछा इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? बताओ, ये sp2 है। कहेंगे ये वाला, कहेंगे ये भी sp2, तो ये वाला, ये भी sp2। तो अब जो नए ऑर्बिटल्स होंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबका नाम क्या हो जाएगा? सेम। और आपको पता है ये सभी ऑर्बिटल एक जैसे दिखेंगे। जैसे पहले ये कैसा दिखता था? स्फेरिकल। ये कैसा? डंबल शेप का होता है। लेकिन अब जो नए बने हैं ये तीनों की तीनों एक जैसे दिखेंगे। ये तो कहा था पहले पाइनएप्पल का अलग था स्वाद उसका और वहां पर अनार वाला अलग था, लेकिन अब दोनों को मिला दिया। अब जो 2 नए ग्लास आप जूस वहां पर पलटोगे वो दोनों का स्वाद क्या हो जाएगा? सेम होगा। दोनों मिल करके एक नया स्वाद वहां पर बनाएंगे। वैसे सेम यहाँ पर हो जाता है, ये ऑर्बिटल्स मिल करके नए ऑर्बिटल्स बना रहे। हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनका शेप सेम जैसा होगा, उनकी एनर्जी सेम एक जैसी होगी। हो सकता है s की एनर्जी कुछ और थी, p की एनर्जी कुछ और थी, इसका शेप कुछ और, इसका शेप कुछ और, लेकिन अब जो नए लोग बने हैं उनका शेप भी सेम होगा, उनकी एनर्जी भी सेम होगी। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जैसे अगर मैंने कहा एक s है और अगर हमने 3 p उठा लिया, बताओ भाई कितने p? 3 p। जैसे एक s वाला ऑर्बिटल ऐसे और 3 p वाले ऑर्बिटल्स उठा लिए ऐसे ही। तो अब यहाँ पर जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4 लोग हैं तो 4 नए ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 बनेंगे। अब इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा और हर एक ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? sp3 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 और sp3। तो कहने का मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन इनकी एक खास बात थी, इनकी अब क्या हो जाएगा? आप बताओगे सबकी एनर्जी सबका सेम होगा। जैसे अगर मैं कह दूं एक s था, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, और एक d उठा लिया, मतलब एक s था,
3 P थे और एक D वाला उठा लिया। और आपको बताइए S कैसा होगा, स्फेरिकल। ये कैसे होंगे, डंबल से किए, डबल डंबल, ऐसे तो होगा। लेकिन अब इनको मिलाया, 1 3 ये और एक ये, अब बताओगे 5 लोग हैं, तो अब कहे, अब बताओगे यहाँ पर नए 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 1 5 बनेगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। और सभी का अगर नाम बुलाया जाए तो बताओ कि सभी ऑर्बिटल को sp3 d ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा। ये सबको एक ही नाम से बुलाया जाएगा, क्योंकि सब एक जैसे दिखेंगे, सबकी एनर्जी एक जैसी होगी। ये होता है हाइब्रिडेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसे क्या करना है, मैं उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको ऐसा बताया कि मिक्सिंग कैसे होता है, क्योंकि ऐसे ही हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने इनका सेप ऐसा नहीं बनाया जाता कुछ, बस आपको सब बेसिक से बताया। और जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, पहले इनको समझते हैं, क्योंकि आपसे क्या पूछता है, वहां पर कोई भी एक कंपाउंड्स होगा, वहां पर जो सेंट्रल एटम होगा हमारा, अगर किसी एटम्स का आपसे पूछेगा भाई इसका हाइब्रिडेशन मुझे बता दो। अब जिसका हाइब्रिडेशन बताना है, हम क्या क्या करके वहां पर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इतना डिटेलिंग हमें जाना नहीं होगा, हमें वहां पर कुछ तरीके देखने जिससे हम देखते तुरंत होते हैं इसका हाइब्रिडेशन ये होगा। क्या होगा मैं आपको बताता हूं, पहले डेफिनेशंस देखते हैं। तो कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप कैसे लोग हैं, अलग अलग, क्योंकि एस अलग है, पी अलग है, डी अलग है। एंड अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब लगभग सेम सेल के हों, हम कह सकते हैं लगभग एनर्जी आसपास होगी। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी किसी की थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसा मिला करके एक नई चीज बनाई जाती। ठीक है, और न्यू ऑर्बिटल्स, और वहां पर क्या हो जाएगा, सेम शेप, सबका सेम क्या होगा, शेप होगा, और सबकी एनर्जी अब एक जैसी होगी, मतलब सबका स्वाद एक जैसा होगा, जो एग्जांपल आपको बताया। फिर बताया गया दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इस नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं भाई ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, पुराना वाला नहीं रहा। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। बताया गया हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा माना जाता है, रियल में होता है कि नहीं पता नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की क्या खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल ऑर्बिटल मिलना उनका मेन उद्देश्य है, इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं। याद रखना एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन का कोई मकसद यहाँ पर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं उन ऑर्बिटल्स में, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर मकसद यह है कि सभी ऑर्बिटल्स को मिलाकर के नए ऑर्बिटल्स को तैयार करना। तो इसलिए बताया गया हाइब्रिडाइजेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इन हाइब्रिडाइजेशंस चाहे आप फुल फील्ड ऑर्बिटल यूज करो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो उसका भी यूज कर सकते हैं, यहां तक कि कहता है भाई एम्प्टी ऑर्बिटल सब चलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं उससे कोई मतलब, इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर केवल ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, चाहे वो खाली हो, भरा हो, आधा भरा हो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि इस बात का ध्यान रहे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म इज ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके बराबर होगा बताओ, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए तो मॉलिक्यूल आपके वहां पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल शायद तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 ही बनेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 ही बनेंगे, 5 तो 5 बनेंगे। ये कहना चाहते हैं वहां पर, विच हैव टेकन पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कह रहे हाइब्रिडाइजेशन इज अ नेवर डिफाइंड फॉर एन आइसोलेटेड मोनोवैलेंट एटम, जो केवल सिंगल, वहां पर मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से वहां पर जुड़ रहे हैं और ज्यादा बॉन्ड उसके नहीं दिख रहे। और इसके अलावा कह रहा है कि वहां पर क्या होता है, एक सिंगल एटम होगा, वहां पर हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जो एक से ज्यादा बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक है, और वहां पर क्या हो जाता है कि एक से ज्यादा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आप बताओगे कि आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिले। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये सारी चीजें इनके बारे में थ्योरी से जुड़ा हुआ, जो कि आपसे पूछेगा नहीं, सबसे मेन चीज अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पूछता है, आपसे यही कहेगा भाई कि हम कैसे देखेंगे, कोई कंपाउंड्स हमें दे दिया गया है, हमसे पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन कर देंगे, sp मिलेगा तो sp बनेगा, ये बनेगा, लेकिन हम उसका कैसे पहचानेंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको देखना है यहाँ पर, क्योंकि जिसका हमें हाइब्रिडेशन देखना है, क्योंकि मैंने कहा हाइब्रिडेशन मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात होने वाली है,
कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसमें बनेंगे या फिर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जिस एटम का, क्योंकि हम पूरे कंपाउंड्स का नहीं देखते कि मेथेन का बताओ, मेथेन में कहेगा मेथेन में कार्बन का बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का बताओ, अमोनिया में नाइट्रोजन का बताओ, ऐसे आपसे पूछेगा। तो इसलिए जिसका आपको देखना है, जिस एटम का देखना है, तो आपको वहां पर कुछ चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। उसके अराउंड आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिस एटम का हम देखने वाले हैं उसके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, प्लस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कितने नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने कहा नेगेटिव चार्ज को भी हम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह ही ट्रीट करते हैं। और ऐसा करके वहां पर हम देखेंगे। और याद रखना, अगर ये सारी चीजें वहां पर रखते हैं और रखने के बाद हमें वहां पर जो सम मिलता, हो सकता है हमने यहाँ पर रखा, ऐसा नहीं कि सब प्रेजेंट ही होगा, सिग्मा तो होगा ही होगा 100%, लोन पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें केवल सिग्मा बॉन्ड, क्या यहाँ कहीं पर पाई बॉन्ड लिखा है, नहीं लिखा है, इसलिए कभी भी पाई बॉन्ड्स को नहीं काउंट करना होगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। केवल किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड का। तो चलो यहां पर देखते हैं, अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो नंबर हैं, ठीक है, हमने वहां पर जो फॉर्मूला लगाया टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अगर लोन पेयर है तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर वहां पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी वहां पर काउंट किया जाएगा। अगर यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का टोटल सम कितना आ जाए तो इसका मतलब साफ साफ है भाई, वहां पर क्या हो जाता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो दो ऑर्बिटल से मिलकर के बना है। ये तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहां पर दो दिख रहे हैं, इसका मतलब वहां पर जो हाइब्रिडेशन हुआ इसमें दो ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से होंगे बताओ, एक s होगा दूसरा p, इसलिए उस हाइब्रिडेशन को हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडेशन। अगर टोटल सम 3 आया तो वहां पर इसका मतलब कैसा हो जाएगा, sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2 और 7 आया तो sp3d3 आ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि वहां पर हमें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको वहां पर देखना है कि टोटल सम कितना निकल के आता है। ठीक है, 2 आया तो 100% sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, और आपको पता है 4 तक p के तीनों, और p के पास 3 ही ऑर्बिटल्स हो, तीनों खर्च हो गए। अब अगर 5 आ रहा है बताओ कि एक s आएगा, 3 p, अब ये कम पड़ रहा है तो d आ जाता है। 6 हुआ तो एक s, 3 p, 4 और 2 d, 6 हो जाता है। 7 हुआ तो एक s, 3 p और 3 d, तो टोटल 7 हो जाता है। और यहाँ तक आपके सभी हाइब्रिडेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, यहाँ पर पहले कुछ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद तब क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ कह दूँ CH4 है, कार्बन का हाइब्रिडेशंस क्या होगा, तो आपको पता है जब यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है। 4 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसको ओपन करके ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर इसका हाइब्रिडेशन हमें देखना है, हम क्या बोलेंगे, इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, अब बताओगे 4, कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई लोन पेयर है, अब बताओगे नहीं, तो टोटल सम कितना आ रहा है यहाँ पर 4 का मतलब यहाँ पर इसके हाइब्रिडेशन को बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, जिसमें से एक S नाम का होगा और 3 P नाम का। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे मैं आपको यहाँ पर बताओ अमोनिया, अमोनियम क्या है, नाइट्रोजन का बताओ, हमने कहा ठीक है। 3 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा, आप ऐसे ओपन करके देखना चाहिए, एक पल के लिए ओपन करके देख लो, नहीं तो फिर वैसे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जितना होगा उतना सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए जिस एटम के पास। तो आप बताओगे यहाँ पर भाई टोटल सम बताओ नाइट्रोजन का, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन हमें बताना है। हम बताएंगे 3 सिग्मा है, 1 2 3 लोन पेयर, अब बताओगे एक लोन पेयर, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो टोटल सम 3 and 1 4 कितना आ जाएगा, sp। ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ वाटर का, इसको अगर बना के देखना चाहते ऐसे बना लो, ये ऑक्सीजन का देखना था कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा, लोन पेयर कितने हैं 2, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, टोटल सम 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल sp3, ऐसे आ जाता। चलो और एग्जांपल बताएं आपको। चलो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर XeF4 का बताओ, XeF4 आपको पता है जेनान कौन सी फैमिली का मेंबर है, 8वें ग्रुप का, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तब बताओ कि 4 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन इसके साथ 4 बॉन्ड ऐसे बना लिया, 1 2, और एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, जेनान का
4, तो इसका टोटल 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ? 8 होते, 4 खर्च हो अभी। अब बताओगे यहाँ पर भाई इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने खर्च बचे होंगे? 4, तो 4 मतलब 2 जोड़े। और अब अगर यहाँ पर देखेंगे, आपसे पूछा है हाइब्रिडेशन बताना, बताओ पहले सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4, फिर लोन पेयर 1 एंड 2, 2 लोन पेयर, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, टोटल 6 ऑर्बिटल आपको लगाने, एक एस लगा दिया, 3 पी, कितने हो गए? 4। अभी कितने कम पड़ रहे? 2, तो आप डी को बुलाओ और कितने? 2 हो गया। आज समझ में? IF7 आयोडीन कौन सी फैमिली का मेंबर? 7th ए ग्रुप का है। तो आखिर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 7 फ्लोरीन भी जुड़े हुए, इसका मतलब कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं। 7 फ्लोरीन जुड़ा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर अगर देखेंगे 3 3 6 1 7, तो इसका मतलब बताओगे 7 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp3d2, 3 2 5 1 6, अच्छा सॉरी एक और आ जाएगा ना यहाँ पर, sp3d3 आ जाता है। तो जिसका भी आपको बताया, मैं तो स्ट्रक्चर बना के दिखाओ ना, आपको ऐसा पता हो जाना चाहिए। फ्लोरीन है तो 7 फ्लोरीन, 7 सिग्मा बॉन्ड है, इसके आखिर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, कोई लोन पेयर नहीं बचा, मतलब 7 यहाँ पर रखना है। और 7 का मतलब एक S 3 P और 2 और 3 D आ जाता है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, किसी का भी होगा तो वहां पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडेशन को मैं जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था वहां पर भी आपको बताया था, वहां पर भी काफी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। और ये भी बताया था अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कहां पर जा रहे बताओ? कॉन्जुगेशन में जा रहे, क्या उसको काउंट करेंगे? चलो अगर याद है तो यहाँ पर बताओ, बेसिक्स एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ बताया था। ये है पायरोल, क्या है? पायरोल। क्या इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आप बता सकते हैं? कितने सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा है। लोन पेयर है किसके पास है, क्या काउंट करेंगे? तो मैंने आपको ये सारी चीजें मैं आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वहां पर बताया कि अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो क्या ये कॉन्जुगेशन जाएगा? हाँ, पूरी कंडीशन से कॉन्जुगेशन। और अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइब्रिडेशन में मैंने तो सिग्मा बॉन्ड बोला है, फिर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, तो अब सिग्मा बॉन्ड तो काउंट करेंगे, वो तो कहीं जाएगा नहीं। अब बचता है यहाँ पर क्या? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को हम काउंट करेंगे कि नहीं, उस पर ध्यान देना है। अगर उसके अल्फा पोजीशन पे जिस एटम पे जुड़ा है उसकी अल्फा पोजीशन पाई बॉन्ड दिखेगी, तो अब बताओगे वो कॉन्जुगेशन में जाओ, और कॉन्जुगेशन में जाएगा तो अपने हाइब्रिडेशन में नहीं काउंट करें, कहेंगे जाओ तुम्हें छोड़ दिया, तुम कॉन्जुगेशन में जाओ, तुम्हें हाइब्रिडेशन पे नहीं लेते हैं। 3 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा sp2। लेकिन एक और एग्जाम्पल यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है आपको ऑर्गेनिक, लेकिन बस एक बार फिर से ऐसा पूछ लेता हूँ यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, बताओ इसके अल्फा पोजीशन में पाई बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन 2 सिग्मा आपको दिख रहा है, पाई को काउंट नहीं करते हैं, साफ साफ आपको बताया 1 एंड 2, 2 सिग्मा है, पाई लेते नहीं। अब सवाल आता है लोन पेयर ले कि ना ले, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था, अगर लोन पेयर फिर नेगेटिव चार्ज किसी ऐसे एटम पे जुड़ा है जो खुद पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो चाहे जितना अच्छा कॉन्जुगेशन आप दे देंगे वो कभी भी कॉन्जुगेशन में जाएगा नहीं, तो ये यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, तो भाई इसको गिन लिया जाएगा। और 3 का मतलब क्या? sp2 आ जाता है। ऐसा कुछ वहां पर था। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो आपसे कह रहा था हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज, तो पहले तो आपको यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा गया, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यही तो दिख रही है। अगर आप इसको पकड़ो, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड? एक यहां से मिलेगा भाई और एक यहां से। आप बताओगे 2, कोई लोन पेयर है क्या? आप बताओगे 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, चारों बॉन्ड में खर्च हो गए, जो 2 पाई बनाने में और एक 2 सिग्मा में। तो बताओ कोई लोन पेयर भी नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज। बताओगे 2 का मतलब तो इसको sp बोल दो, और क्या बोल सकते हो, इनके पास आता है। अब बताओगे देखो एक हाइड्रोजन इसके पास है, हाइड्रोजन का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड, 2 हो गए, और एक यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 हो जाएंगे, 1 2 और एक हाइड्रोजन में से 3 का मतलब यहाँ पर sp2। तो बताओगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो हमें दिख रहा है एक्चुअली वो sp और sp2 या फिर sp2 sp बनेगा। तो sp2 sp, आप बताओगे यहाँ पर sp2 और sp होगा, ये टिक कर देते हैं। हाँ समझ। चलो अगला क्वेश्चन बताओ यहाँ पर। कह रहे विच डज नॉट हैव sp हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम, कौन ऐसा है जिसके पास sp हाइब्रिडेशंस नहीं पाया जा रहा है ना, डोंट हैव। तो XeF2 की अगर बात करते हैं आप यहाँ पर याद रखना, जेनान आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, तो फ्लोरीन से जुड़ा है, तो 2 फ्लोरीन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए? 2।
8 है आखिरी शेल, क्योंकि आपको पता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वहाँ पर, मैंने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या फिर एटम के ऊपर हम वहाँ पर जब भी कोई स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं। 8 में से 2 खर्च हो गया, अभी कितना बचा है? 3 जोड़े। 3 जोड़े का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 ये 2 और ये 3। बताओ क्या इसका एडिशन यस भी आपको मिल रहा है? बताओगे 1 2 2 सिग्मा दिख रहा है, 1 2 3 लोन पेयर है, टोटल 5 और 5 का मतलब बताओगे यहाँ पर sp3d दिख रहा है। अब बताओगे पहले ऑप्शन टिक करके निकल लेते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय द कार्बन एटम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द गिवन कंपाउंड। हमें आपको लेफ्ट टू राइट जाना है ना, मतलब यहां से आपको यहाँ पर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है और केवल कार्बन एटम को बताना है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप बताओगे इस कार्बन का क्या हो जाएगा? बताओगे 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड्स में से डबल बॉन्ड में से 1 सिग्मा, मतलब टोटल 3। और 3 का मतलब आप बताओगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा sp2, और इनके पास 1 सिग्मा यहाँ से, 1 सिग्मा यहाँ से और 1 हाइड्रोजन 3, और इसका मतलब बताओगे ये भी sp2। और इनके पास इस ट्रिपल बॉन्ड में से केवल 1 सिग्मा मिलेगा और 1 यहाँ से मिलेगा। अब बताओगे यहाँ पर sp, तो sp2 sp2 sp, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट, sp2 sp2 sp, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो आपको कहता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ जेनान कहां का रखा होता है ना? XeF2 XeF4 और XeF6, इन 3 जगह आपको बताना है। तो आपको यहां पर भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सब पूछता रहता है, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए। XeF2 कैसे बनाएंगे? जेनान के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के साथ फ्लोरीन बॉन्ड बनाया, 2 ही इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, 3 जोड़े बचे। और XeF4 की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन को जोड़ दो आप इसके साथ पहले सिंगल बॉन्ड से, है कि नहीं भाई? फिर उसके बाद यहाँ पर अभी 4 इलेक्ट्रॉन ही तो खर्च हुआ, अभी कितना बचा होगा? ठीक है 4, तो मतलब 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, हमेशा बचे इलेक्ट्रॉनों को जोड़े में लगाते हैं ना। अब XeF6 है ना, तो अब बताओगे ये रहा 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर एक 5 लगा दिया, एक 6 लगा दिया। बताओ अभी 6 इलेक्ट्रॉन, अभी मतलब इसके पास क्या एक लोन पेयर बचा है, तो यहाँ पर इसे लिख देते हैं ऐसे। तो अब आते हैं इसके हाइब्रिडेशन। अब बताओगे 2 सिग्मा कितना? 3 लोन पेयर, 3 2 5, मतलब क्या हो जाएगा? आप बताओगे डायरेक्ट में, तो यहाँ पर sp3d 4 और 2 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6 का मतलब sp3d2। इनके पास है 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 7 ना। अब बताओ कि 6 + 1 लोन पेयर 7, और 7 का मतलब बताओगे sp3d3, ये तो हो जाएगा। तो हम क्रमशः लिखेंगे, तो पहले sp3d लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद sp3d2 लिखेंगे, फिर sp3d3 लिखेंगे, तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है। चलो अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट। कहता है व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन इथाइन। ठीक है, इथाइन, ग्रेफाइट और डायमंड्स। इथाइन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पर इथाइन हमारा क्या हो जाता है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाता है। अब आपको यहाँ पर पूछा जाए, आपको पता है ये sp हो जाएगा, क्या हो जाएगा? sp, है कि नहीं? अभी इतना तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। रही बात ग्रेफाइट की, ठीक है, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको ऐसा बता दूं, इसमें कोई भी कार्बन आप कभी भी देखेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पर हम कार्बन देखेंगे, हमेशा कोई एक कार्बन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा चेन स्ट्रक्चर वहां पर होता है, ठीक है। कोई एक कार्बन आपको 4 बॉन्ड्स में से क्या हो जाता है कि 2 आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो सिंगल बॉन्ड में, और क्या हो जाता है 2 पाई वहां पर डबल बॉन्ड में खर्च होता है। ऐसे वो केवल एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। क्या बताया गया? एक कार्बन 3 कार्बन से होगा, और आपको बताया अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उसमें से 2 के साथ सिग्मा, केवल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, और एक के बाद सिग्मा और पाई दोनों बनाए, तो ऐसा कुछ इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। बस यहाँ पर आपको समझना, तब इसे कह सकते हैं 1 2 3, अब बताओगे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन, आप याद भी कर सकते हैं यहाँ पर। और डायमंड की अगर हम बात करते हैं, डायमंड, अगर डायमंड्स की हम बात करते हैं तो ये आपको बताया गया यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ होता है, ठीक है। ऐसे आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एक कार्बन को आप जब भी देखेंगे आपको वहाँ पर वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसे नेटवर्क स्ट्रक्चर उसका होता चला जाता है, ठीक है साहब।
तो इसका मतलब अगर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो आपको पता है चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp3। तो sp sp2 sp3 क्रम से अगर लगाएंगे तो sp sp2 sp3 ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। आ समझ में? चलो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिल जाए और हाइब्रिडेशन के साथ अगर हमें वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं मिलता है, किसी भी सेंट्रल एटम का हमने हाइब्रिडेशन पता कर लिया, हाइब्रिडेशन के जैसे अभी तो हमने हाइब्रिडेशन निकालना सीखा, लेकिन इसकी मदद से हम और क्या बता सकते हैं? हाइब्रिडेशन की मदद से हम किसी भी सेंट्रल मेटल का कैसा अरेंजमेंट है, उसके चारों तरफ जो भी एटम्स वगैरह फिर जो ग्रुप जुड़े हैं वो कौन से ऑर्डर में कौन से ज्योमेट्री में अरेंज्ड हैं, तो कहने का मतलब हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं हाइब्रिडेशन की मदद से। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ऐसे देखते चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशंस जो भी जिस एटम का हम हाइब्रिडेशन निकाल रहे थे वो sp हाइब्रिडेशन आया, और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अभी के लिए मैं पूरा 0 बता रहा हूं, मतलब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, केवल वहां पर क्या था, बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट। क्या है? बॉन्ड पेयर, मतलब केवल बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है। अगर वो sp हाइब्रिडेशन है तो याद रखना वो, इसका मतलब वहां पर जो बॉन्ड एंगल आप निकालेंगे, ba का मतलब है बॉन्ड एंगल, ऑलवेज आपको 180 दिखेगा और कैसा होगा वो लीनियर। ऐसा कुछ अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, इसको मैं ऐसा 1, इसको 2, यहाँ पर ये 3 4 5 एंड 6 ऐसे कर लेते हैं ना। वहाँ पर अगर मान लेते हैं फर्स्ट वाले के पास चलते हैं हम लोग, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सेंट्रल एटम होगा, इससे यहाँ पर कोई ऐसा जुड़ा होगा और इससे यहाँ पर ऐसे कोई जुड़ा होगा। तो आपको पता है इसी को हम कहते हैं भाई ये तो लीनियर है, एक ही आपको एक्सेस में देखने को मिल रहा है सब कुछ। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दो एडजेसेंट बगल बगल बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं, और ये जो एंगल होगी यहाँ पर 180 डिग्री होगी। चलो ऐसे अगर बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, कह रहे अगर sp2 हो और 0 लोन पेयर, तो वहां पर जो है बॉन्ड एंगल होगा 120 और ट्राइगोनल होगा, वो ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर ऐसे कोई एटम होगा, उससे ये कोई ऐसे कोई लोन पेयर नहीं है तो ऐसे ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये एटम इससे जुड़ा हुआ, ये उसके बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। और यहाँ पर जब हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं आपको ऐसे देखने को मिलता है, ये ऐसे, और इसको हम कहते हैं यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा, और इसी को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होता है, या फिर प्लेनर डायरेक्ट भी हम ऐसा बोल सकते हैं, फिर ट्राइगोनल प्लेनर भी इसको कह सकते हैं। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 3rd नंबर का, कहता है अगर वो sp3 है, ये 3rd वाला मतलब sp3 वाले की बात होगी, तो वहां पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे वहां पर कुछ अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, सेंट्रल एटम बीच में है, उसके अलावा जो वहां पर जुड़े हुए लोग ऐसे एडजस्ट होंगे, ठीक है, ऐसे। और यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या हो जाता है भाई वो? टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये sp2। और यहाँ पर जो एंगल आपको देखने को मिलता है लगभग आपको वहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे। अब 4th नंबर पे अगर हम आते हैं, कह रहे 4th नंबर का मतलब ये sp3d, कितने ऑर्बिटल है, 3 1 4 1 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर ऐसा कभी आपको देखने को मिलता है तो कहता है कुछ ऐसे, ठीक है, ये और ऐसे भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम ऐसा देखेंगे तो ये एक ट्राइगोनल भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं ट्राइगन, जैसे ऐसे ऐसे सेम इसके ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा है कोई बॉन्ड, और इसके नीचे भी देखने को मिल रहा है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे ये जो ट्राइगन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर 120 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, और इसका किसी के साथ आपको पता है, अगर इसके ऊपर ऐसा रख दिया मैंने, वहाँ पर ऐसे रख दिया, इसका इसके साथ कितना बनेगा, अब बताओगे यहाँ पर इसके साथ आप बताएंगे यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो आप यहाँ पर किसी भी बॉन्ड के साथ आप देखेंगे 90 डिग्री। अच्छा, इनका आपस में एक दूसरे के साथ अगर देखा जाए 180 भी बोल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं भाई इसको? कहते हैं ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, अगर 5th की बात करते हैं, और 5th वाले में ये है sp3d2, ठीक है, sp3d2 ये कैसा होगा यहां पर देखना, यहां पर टोटल 6 लोग आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है वहां पर,
यहाँ पर एक बैठा है, यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा बीच में है, सेंट्रल एटम ये और ऐसे एक ऊपर एक नीचे। आप अगर आप देखें ये 4 लोग यहाँ पर 1 2 3 4, इसके फिर यहाँ पर ऊपर एक है और इसके नीचे एक है। यहाँ पर ये जो दोनों 4 है ना, आप यहाँ पर अगर आपको दिखे या ना दिखे मैं आपको बता दूं, इनके बीच का जो एंगल होगा आपको हमेशा 90 डिग्री ही देखने को मिलेगा। कितना? 90। और इसका आप किसी भी एक बॉन्ड के साथ देखेंगे, इनके साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा 90 डिग्री। हाँ, अगर इन दोनों का जो एक ऊपर है और एक नीचे, इनके बीच का अगर देखेंगे ऊपर नीचे वाली जो लाइन है, क्योंकि बोर्ड पे हम 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते, तो उनके बीच का 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करते, केवल यहाँ पर मेन जो बगल बगल बॉन्ड होते हैं उसकी बात करते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताएं, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं भाई इसको? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और एक आखिरी यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर का, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं, वो sp3d3 हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 4 5 बॉन्ड ऐसे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आप इन दोनों के बीच का एंगल किसी भी देखेंगे 72, और यहाँ पर फिर से वही सेम चीज़ है, 5 लोग यहाँ पर ऐसे बॉन्ड थे 72 डिग्री पे, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। तो यहाँ पर आप कभी भी एंगल देखेंगे आपको 90 देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ हो जाता है। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन आपने देखा sp3d3, और इसको कहते हैं यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बन जाता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपने कुछ यहाँ पर देखा, हाइब्रिडेशंस को देखे, और अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है वहां पर, तो उसके साथ क्या क्या एंगल वहां पर देखने को मिल सकता है, क्या क्या उसकी ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर sp है बिना लोन पेयर के साथ लीनियर होगा, अगर sp2 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स, और sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पर। तो नोट करके कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशंस कैसा है, क्योंकि आपको पता है p ऑर्बिटल टोटल 3 होते हैं और d वाला 5 होता है और s वाला तो अकेला होता है। तो अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है, इन sp3d हाइब्रिडेशंस 1s ऑर्बिटल्स, ठीक है, और p कितने होंगे? 3p ऑर्बिटल्स, कौन सा? px py pz, एंड एक d है। तो बताओ कि 1d ऑर्बिटल, वो भी कौन सा यूज होता है? मेनली आप बताओ कि dz, ऐसा मान लिया जाता है एक कन्वर्जन की, जो यहां पर अगर एक d आता है तो वो d कौन सा होता है? dz² वाला होता है। फिर ऐसा दूसरा पॉइंट यहां पर कहता है sp3d2 है। क्या हो जाता है sp3d2? तो एक s है, 3p, और d पे ही आपको फोकस करना है। हाइब्रिडेशन में 1s ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स, और कह रहे हैं 2d ऑर्बिटल्स होंगे। वो कौन से d ऑर्बिटल्स होंगे? dz², dx² - y², इनका यूज होता है। और आपको यहाँ पर कहता है अगर sp3d3 है, हाइब्रिडेशन स्टेट है, तो 1s 3p, इस पे तो नहीं, d वाले पे आपको देखना है 3d होगा। वो कौन कौन सा? xy yz zx। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ अलोंग द एक्सिस होते हैं, कुछ बिटवीन द एक्सिस। जैसे ये तीनों लोग कहाँ पर है? एक्सिस के बीच में पाए जा रहे हैं, और ये दोनों लोग एक्सिस पे पाए जाते थे। चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक और, जो कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, dsp2 हाइब्रिडेशंस। ऐसा होता है तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है उसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडेशंस। यहाँ पर होगा, कह रहे हैं 1s होगा, ठीक है, और 2p आपको दिख रहा है, ये भी सही है। एक d होगा, और जो d होता है यहाँ पर मान लिया जाता है वो कौन सा कहा जाता है? ds² - y²। तो ये चीज़ें यहाँ पर यूज होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना करते हैं। अगले लेक्चर पे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जैसे कभी मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडेशन को देख करके स्ट्रक्चर ज्योमेट्री हम बता पा रहे थे, लेकिन वहां पर मैंने कंडीशंस रखी थी कि किसी के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो एंगल, स्ट्रक्चर, सारी चीजें हम आसानी से बता पा रहे थे। लेकिन अगर हाइब्रिडेशंस वही रहे लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए तो क्या होगा, वो अगले टर्न पे देखेंगे। आज इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।